आज का हमारा टॉपिक है उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय। इससे पहले उपार्जित या उदय हुई आय किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आय के उपार्जित होने अथवा उदय होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना, चाहे भले ही आय वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं। लेकिन यदि हमारा हिसाब किताब नगद प्रणाली के आधार पर रखा जाता है तो आय तब उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी जब बही खाता की पुस्तकों में उसका लेखा कर दिया जाता है और वह वास्तव में प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय किसे कहते हैं। ऐसी आय जो करदाता को वास्तव में भारत में उपार्जित या उदय नहीं होती है, परंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत इसे उपार्जित या उदय हुआ मान लिया जाता है। इसे करदाता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। ये आय हमारी इस प्रकार है। पहली हमारी आय आ रही है जिसको उपार्जित या उदय हुई मान ली जाती है। उसमें है कि कुछ कारण हैं जिन कारणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उदय होने वाली आय को भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। जिसमें आ रहा है हमारा भारत में किसी व्यापारिक संबंध से उपार्जित आय। अब व्यापारिक संबंध से क्या आशय है? जब एक निवासी एवं अनिवासी करदाता के बीच ऐसे स्थायी व्यापारिक संबंधों से हैं जिनसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है और अनिवासी व्यक्ति प्राप्त करता है, इसको हम व्यापारिक संबंध कहते हैं। यदि भारत में कोई व्यवसाय ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से चलाया जाता है जो उस अनिवासी के ऐसे व्यवसाय की आय का वह भाग जो भारत में की गई क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ माना जाए, उसे भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाता है। लेकिन यदि कोई अनिवासी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले दलाल या कमीशन एजेंट या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में कोई व्यवसाय करता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संबंधों का होना नहीं माना जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अनिवासी का कार्य अपने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान भी करता हो। अगला आ रहा है हमारा भारत में किसी संपत्ति से आय। भारत में किसी संपत्ति से आय से तात्पर्य चल एवं अचल संपत्ति से है, जिसमें किसी मशीन या फर्नीचर को भारत के बाहर किराए पर देने का अनुबंध करना इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है भारत में स्थित पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ। जो पूंजी संपत्तियों से हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ भारत में उपार्जित माना जाता है, चाहे वह विक्रय का प्रसुंदा कहीं भी किया गया हो अथवा विक्रय मूल्य कहीं भी चुकाया गया हो। इसे भारत में उदय हुई या उपार्जित हुई आय मानी जाती है। सामान्यतः किसी संपत्ति की आय अथवा पूंजी लाभ उस स्थान पर उपार्जित होता है जहाँ पर संपत्ति को किराए पर देने अथवा विक्रय का ठहराव किया जाता है। लेकिन कुछ दशाओं में हम कुछ आयों को भारत में उपार्जित या उदय हुई नहीं मान सकते।
जैसे यदि कोई अनिवासी व्यक्ति निर्यात का कार्य करता है, निर्यात का कार्य करने के लिए भारत से कोई माल खरीदता है, तो उसके लाभ का कोई भी भाग भारत में उपार्जित या उदयवान नहीं माना जाएगा। इसी तरह यदि कोई अनिवासी व्यक्ति समाचार एजेंसी से संबंधित व्यापार के संचालन कार्य में लगा हुआ है और जर्नल के प्रकाशन हेतु भारत से के बाहर भेजने के उद्देश्य से समाचार एवं विचारों को एकत्र करके उनसे कोई आय कमाता है, तो इसे भारत में उदय हुई नहीं मानी जाएगी। और इसी तरह कोई अनिवासी व्यक्ति, अनिवासी फर्म का साझेदार जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा अनिवासी कंपनी का कोई भी अंशधारी भारत का नागरिक नहीं है या निवासी नहीं है और भारत में केवल सिनेमा फिल्मों की शूटिंग का कार्य करता है, तो उसकी आय का कोई भी भाग भारत में उपार्जित या उदय हुआ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वेतन शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय बशर्ते वह भारत में अर्जित की गई हो। तो भारत में दी गई सेवाओं के लिए जो राशि देय होती है उसे भारत में अर्जित आय मानी जाएगी, चाहे इसका भुगतान भारत के बाहर ही क्यों न किया जाए। भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर देय पेंशन भी भारत में अर्जित मानी जाती है। विश्राम अवधि या छुट्टी की अवधि के लिए भारत के बाहर दिया गया पारिश्रमिक भी भारत में उपार्जित माना जाएगा। इसके लिए यह शर्त है कि विश्राम की अवधि अथवा छुट्टी की अवधि के पहले और बाद की दोनों अवधियों में वह भारत में सेवा में लगा हुआ हो या उसने भारत में सेवाएं दी हो। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वेतन शीर्षक के अंतर्गत सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए देय राशि, ये हमारी भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। अगला आ रहा है एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भी भारत में उपार्जित या देय माना जाता है और यह सभी प्रकार के निवासियों के लिए कर योग्य होता है। लेकिन धारा 1034 के अनुसार घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश को 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। इसके अलावा आ रहा है हमारा कि सरकार या निवासी व्यक्ति या अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्यापार अथवा पेशे के लिए उधार लिए गए एवं उपयोग किए गए ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है वह ब्याज भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाता है। इसके अलावा सरकार या किसी निवासी व्यक्ति या अनिवासी द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग की गई सेवाओं या अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिए प्रयोग की गई सेवाओं के संबंध में कोई रॉयल्टी दी जाती है, तो वह भी भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। इसी तरह सरकार निवासी व्यक्ति या अनिवासी द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवाओं के बदले कोई फीस दे है, तो उसे भी भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। इसके अलावा हमारा क्या आ रहा है एक निवासी व्यक्ति द्वारा अनिवासी व्यक्ति को दिया गया नगद उपहार जो 5 जुलाई 2019 या इसके बाद दी गई उपहार की राशि भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी, चाहे ऐसी नगद राशि का भुगतान भारत के बाहर ही क्यों न किया गया हो।
तो भारत में उदय या उपार्जित होने वाली आय की 8 परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में कोई आय प्राप्त होती है या व्यय उदय होता है तो इसे ऐसी आय को भारत में उपार्जित हुई आय या उदय हुई आय कहा जाता है।